हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि ITR 4 ऑनलाइन किस प्रकार फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, ITR 4 यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न 4 कौन व्यक्ति फाइल कर सकते हैं? फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या पार्टनरशिप फर्म है, वह ITR 4 को फाइल कर सकता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ITR 4 को फाइल नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ तक होनी चाहिए। इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकती है जो कि कंप्यूट की जाती है सेक्शन 44 AD के अंतर्गत या फिर ADA के अंतर्गत या फिर 44 AE के अंतर्गत, यानी कि इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पर ऑफर की जाती हैं टैक्सेशन के लिए, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है और डायरेक्टर है किसी कंपनी में या फिर जिसने कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, वह ITR 4 को फाइल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अडॉप्ट की जा सकती है सेक्शन 44 AD के अंतर्गत, 44 ADA के अंतर्गत और 44 AE के अंतर्गत। फ्रेंड्स, सेक्शन 44 AD के अंतर्गत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम दी गई है जो कि कोई भी व्यक्ति जो कि बिजनेस कर रहा है इस स्कीम को ले सकता है। लेकिन यदि वह अप्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज में इन्वॉल्व है जो कि सेक्शन 44 AE में कवर्ड है, तो वह स्कीम नहीं ले सकता। या फिर उसकी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो यह स्कीम नहीं ले सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेक्शन 44 AD की प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं ली जा सकती यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन करता है जो कि नोटिफाइड है, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, टेक्स्ट्रा, या फिर व्यक्ति कोई भी एजेंसी बिजनेस करता है, वह भी स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकता। या फिर वह कमीशन या ब्रोकरेज के नेचर की इनकम अर्न करता है तो 44 AD की स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकता। फ्रेंड्स, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44 AD की अडॉप्ट की जा सकती है यदि व्यक्ति रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, यदि सेक्शन 44 AD के अंतर्गत स्कीम अडॉप्ट की जाती है तो उस केस में व्यक्ति को अपनी टर्नओवर ग्रॉस रिसीट का 8% अमाउंट या डीम्ड इनकम दिखाना होता है, जिसके ऊपर के वो टैक्स पे कर सकता है एलिजिबल बिजनेस से। और यदि उसने रिसीट या टर्नओवर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से रिसीव की है तो उस केस में उसे 6% अमाउंट ही अपनी टर्नओवर का या ग्रॉस रिसीट का एज डीम्ड इनकम दिखानी होती है, जिसके ऊपर के उसे टैक्स पे करना होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि सेक्शन 44 AD के अंतर्गत कोई व्यक्ति स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे नॉर्मल प्रोविज़न के अंतर्गत टैक्स नहीं पे करना होता है, यानी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना होता है। इस केस में वो 6% या 8% अपनी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट का डीम्ड इनकम दिखा सकता है। यदि वो चाहे तो इससे ज़्यादा अमाउंट भी इनकम के तौर पर दिखा सकता है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। फ्रेंड्स, अगली प्रिजम्पटिव स्कीम है सेक्शन 44 ADA के अंतर्गत जो कि प्रोफेशनल को मिलती है, यानी कि यदि व्यक्ति रेजिडेंट टैक्स पेयर है और स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इंगेज्ड है और उसकी टोटल ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वह स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे कर सकता है। फ्रेंड, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन CBDT के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं वो है लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन या कोई और प्रोफेशन जो कि CBDT के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिल्म आर्टिस्ट नोटिफाई किए गए हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई चार्टर अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो वह ITR 4 को फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, इस केस में उसे ये ध्यान रखना है कि उसकी जो टोटल रिसीट है 50 लाख से ज़्यादा ना हो। इस केस में उसे प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम दिखानी होती है, यानी कि 50% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट है डीम्ड इनकम दिखानी है। मान लीजिए व्यक्ति की इनकम 30 लाख रुपीज़ है तो उसका 50% यानी कि 15 लाख रुपीज़ डीम्ड इनकम उसे अपनी ITR में फ़ाइल करनी है। यदि वो चाहे तो इससे ज़्यादा इनकम भी डिक्लेयर कर सकता है। फ्रेंड्स, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत जो तीसरी स्कीम है 44 AE सेक्शन के अंतर्गत आती है, जहाँ पे कि ITR 4 फाइल की जा सकती है, यानी कि यदि व्यक्ति अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस में इन्वॉल्व है तो वह 44 AE के अंतर्गत प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना प्रॉफिट दिखा सकता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 44 AE के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति
इनकम दिखा सकता है, भले वो इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, फर्म हो या फिर कंपनी हो। लेकिन इस केस में उसके पास जो गुड्स व्हीकल है वो ड्यूरिंग द ईयर 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइम। फ्रेंड, जब आप सेक्शन 44A के अंतर्गत प्रेजम्पटिव इनकम भरते हैं तो उस केस में देखना होता है कि क्या व्यक्ति के पास हैवी व्हीकल है या फिर अदर देन हैवी व्हीकल है। हैवी व्हीकल का मतलब है यदि गुड्स कैरेज का ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा है, यानी कि 12 टन से, तो उस केस में उसे हैवी व्हीकल माना जाता है। यदि हैवी व्हीकल है तो उस केस में डीम्ड इनकम निकाली जाती है एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर टन of gross vehicle weight or unladen weight for every month or part of the month during which the goods vehicle is owned by the taxpayer। फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट ऑफ द मंथ कोई फुल मंथ माना जाता है। मान लीजिए व्यक्ति ने 15 अप्रैल से हैवी गुड्स व्हीकल लिया है तो उस केस में पूरे 12 महीने के लिए हैवी गुड्स व्हीकल माना जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ भी फुल मंथ माना जाएगा। फ्रेंड्स, यदि व्हीकल हैवी व्हीकल नहीं है तो उस केस में इनकम निकाली जाएगी एट द रेट ऑफ 7,500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच गुड्स कैरेज इज ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। यहाँ भी पार्ट ऑफ द मंथ को ही फुल मंथ माना जाता है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति की एक्चुअल इनकम इससे ज़्यादा है तो एक्चुअल इनकम ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि हैवी गुड्स व्हीकल के केस में 1,000 पर टन पर मंथ से ज़्यादा डिक्लेयर कर सकता है, और अदर देन हैवी व्हीकल के केस में ₹7,500 पर मंथ पर व्हीकल से ज़्यादा डिक्लेयर कर सकता है। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि ITR 4 को ऑनलाइन किस प्रकार फाइल करना है। फ्रेंड्स, ITR 4 को ऑनलाइन प्रिपेयर किया जा सकता है और फाइल किया जा सकता है, जो कि सबसे इजी मेथड है जिसे कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा व्यक्ति ITR 4 को ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकता है एक्सेल यूटिलिटी के साथ और ऑनलाइन फाइल कर सकता है, या फिर वो जावा यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकता है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के पोर्टल से और ऑनलाइन फाइल कर सकता है, या फिर वह किसी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर यूज़ करके इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ITR 4 को ऑनलाइन फाइल करना चाहता है एक्सेल यूटिलिटी से या फिर जावा यूटिलिटी से, तो उस केस में वो इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, इसे क्लिक करेगा और यहाँ पे असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने के बाद वो ITR 4 को डाउनलोड कर सकता है। असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए वह ITR 4 को यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी में डाउनलोड कर सकता है या फिर जावा यूटिलिटी में। इसके अलावा फ्रेंड्स, ITR 4 को ऑनलाइन ही प्रिपेयर करके फ़ाइल किया जा सकता है, जो कि सबसे इजी मेथड है, क्योंकि इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आती है। इसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यदि आप रजिस्टर नहीं हैं तो आप पहले रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। फ्रेंड, लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल टैब में जाना है और इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब है कि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ITR को फाइल कर रहे हैं। ITR फ़ोन नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ITR 4। फाइलिंग टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे ओरिजिनल। यदि आप रिवाइज़ कर रहे हैं रिटर्न को तो रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट की जा सकती है। सबमिशन मोड में आपको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन चूज़ करना है, क्योंकि आप ऑनलाइन ही प्रिपेयर करेंगे और सबमिट करेंगे। यदि आप एक्सेल यूटिलिटी से फाइल कर रहे हैं तो आपने XML जनरेट कर लिया होगा, उसके द्वारा आप यहाँ पे XML जनरेट कर सकते हैं। तो हम प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन क्लिक करते हैं, जिसके बाद के कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी प्री फिल आ जाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे पैन, नेम, डेट ऑफ बर्थ पैन डेटाबेस से ऑटोमेटिकली प्री फिल होके आ जाएगी। एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपका ई फाइलिंग प्रोफाइल से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप ई फाइलिंग प्रोफाइल में अपडेशन कर लें। फ्रेंड्स, आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर माई प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपडेशन कर लीजिए कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल ID है, एड्रेस है, वो सही आ रहा है, क्योंकि जैसे ही रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद कम्युनिकेशन उसी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पे भेजा जाता है, जो कि यहाँ पे अपडेटेड है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको माई अकाउंट में जाके फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट को चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली TDS, TCS टैक्स की ऑटोमेटिकली प्री फिल हो जाएगी। इसलिए आप चेक कर लीजिए कि यह जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही आ रही है। इस प्रकार फ्रेंड, टैक्स पेमेंट TDS और TCS की डिटेल फॉर्म नंबर 26AS से आएगी। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपने सभी इनकम अकाउंट 4 कर ली है जब आप ITR 4 को फाइल करेंगे।
इसके अलावा सैलरी इनकम अलाउंस डिडक्शन भी ऑटोमेटिकली प्री फिल होके आएगा। यदि एम्प्लॉयर के द्वारा टीडीएस काटा गया है तो वह टीडीएस की रिटर्न फाइल करता है 4th क्वार्टर के लिए, उसमें नेक्स्ट 2 भरता है, इसलिए डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली प्री फिल हो जाएगी। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लास्ट आईटीआर से यहाँ पे आ जाएगी। डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर्म 26A से प्री फिल हो जाएगी। जैसे कि टेनेंट के द्वारा टीडीएस काटा गया है तो कितनी इनकम और कितना टीडीएस है वो यहाँ फिल हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम टर्म डिपॉजिट भी ऑटोमेटिकली 26A से प्री फिल हो जाएगी। जैसे कि बैंक के द्वारा एफडीआर के इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा जाता है तो वो इनकम भी इस आईटीआर रिटर्न फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड दिया गया है तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यदि एरियर दिए गए हैं सैलरी के तो व्यक्ति फॉर्म फाइल कर सकता है सेक्शन 89 के अंतर्गत टैक्स लीव के लिए एम्प्लॉयर के पास, और यदि फॉर्म फिल कर दिया गया है तो डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल लास्ट आईटीआर जो फिल की है और ई फाइलिंग प्रोफाइल में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैंक अकाउंट की डिटेल फेच कर ली गई है लास्ट आईटीआर से जो फाइल की गई थी, और जो ई फाइलिंग प्रोफाइल में वैलिडेट किया गया है बैंक अकाउंट वहाँ से। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। फ्रेंड्स यदि आपने अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट नहीं किया है तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जाके अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं ताकि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकें और आपको बेंगलोर भेजने की आवश्यकता ना हो। फ्रेंड्स यदि आपने अपने आधार को लिंक नहीं किया है तो आप यहाँ पे आधार से लिंक कर लीजिए पैन को, ताकि आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकें और ये डिटेल भी ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स रिटर्न में चली जाती है। फ्रेंड्स ये है ITR 4 की रिटर्न की टैब्स। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि आप जो डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे वो 30 डेज तक सेव रहती है। यदि आप यहाँ सेव ड्राफ्ट में से सेव कर देते हैं और उसके बाद आप उसे फाइल कर सकते हैं, या फिर यदि आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उस डेट तक। फ्रेंड्स दूसरी टैब जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इनकम डिटेल से रिलेटेड टैब है, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड टैब है, टैक्स डिटेल की टैब है, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, शेड्यूल DI, शेड्यूल D एंड ATG की टैब। फ्रेंड जैसे ही आप जनरल इन्फॉर्मेशन की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी आपके पैन डेटाबेस से और ई फाइलिंग प्रोफाइल से, जैसे कि आधार नंबर, इट एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे कि बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट, रिवाइज्ड रिटर्न है, या फिर डिले हुआ है रिटर्न फाइल करने में और कॉन्डोनेशन के लिए आपने अप्लाई किया है और उसके बाद आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिटर्न यहाँ फाइल कर रहे हैं। फ्रेंड्स यदि आप 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि यदि एग्रीगेट अमाउंट जो डिपॉजिट किया गया है ड्यूरिंग द ईयर करंट अकाउंट में वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, या फॉरेन ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है 2 लाख रुपये से ज़्यादा, भले ही अपने लिए हो या किसी और व्यक्ति के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर किया गया है 1 लाख रुपये से ज़्यादा, इसलिए रिटर्न फाइल की जा रही है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फ्रेंड्स उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं ड्राफ्ट को। फ्रेंड्स उसके बाद आपको BP की टैब को क्लिक करना है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन, और यहाँ पे आप डिटेल फिल करेंगे। यदि सेक्शन 44 AD के अंतर कवर्ड है तो नेचर बिजनेस कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसीट बतानी है कि कितनी अमाउंट आपने अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट एक्स्ट्रा से ली है या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, और कितनी दूसरी मोड से, क्योंकि यदि आप अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से लेते हैं तो आपको 6% डीम्ड इनकम दिखानी है, या फिर इससे ज़्यादा आप दिखा सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी और मोड से ये रिसीट लेते हैं जैसे कि कैश में, तो उस केस में आपको 8% अमाउंट डीम्ड इनकम दिखाना है, या फिर उससे ज़्यादा आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स यदि प्रोफेशनल है व्यक्ति तो उस केस में यहाँ पे उसे बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है कि वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, जैसे कि लीगल प्रोफेशन, अकाउंटेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी, एक्स्ट्रा। और फ्रेंड्स यहाँ पे वह ग्रोस रिसीट अपनी दिखा सकता है, जैसे कि अमाउंट 30 लाख रुपीज़ है तो यहाँ पे फिल करेगा, उसका 50% अमाउंट उसे डीम्ड इनकम के तौर पे दिखाना है, या फिर इससे हायर अमाउंट वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है।
यदि व्यक्ति गुड्स कैरेज का बिजनेस करता है तो 44 AE के अंतर्गत वो यहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम दिखा सकता है। यहाँ पे उसे बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज मेंशन करना है। क्या व्हीकल ओन किया गया है, हायर किया गया, लीज़ किया गया, यहाँ पे मेंशन करना है। टनेज कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन करनी है कि कितनी है, कितने महीने के लिए वह गुड्स ओन किया गया है, लीज़ किया गया, हायर किया गया है, ये बताना है और उसके बेसिस पर यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट होगी। फ्रेंड्स, यदि व्हीकल की टनेज कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन से एक्सीड होते तो 1000 पर टन पर मंथ आपको इनकम लेनी है और यदि उससे कम है तो 7500 पर मंथ पर व्हीकल यहाँ पे आप इनकम लेंगे। उससे ज़्यादा भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि नंबर ऑफ द व्हीकल जो ओन किए जाते हैं 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप ये ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कितनी सैलरी इंटरेस्ट पे किया गया है पार्टनर्स को, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो फिल करना है और यहाँ पे आपको नीचे हर GSTN नंबर वाइज रिपोर्टिंग करनी है कि एनुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई आपने कितनी दिखाई है GST रिटर्न के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि जो लिमिट हमने डिस्कस की हैं यदि इनसे नीचे आप यहाँ पे डीम्ड इनकम दिखाएंगे तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 44 AB। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर देने हैं बिजनेस के E11 से लेके E25 तक, यानी कि 31 मार्च 2020 को कितने बैलेंस है, जैसे कि सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। फ्रेंड्स, ये सभी डिटेल फिलअप करनी मैंडेटरी नहीं है। यदि आप नीचे जाती हैं तो इसमें लिखा गया है कि जो शेड्यूल E15 में एंट्री दी गई है यानी कि संडी क्रेडिटर्स या फिर E19 यानी कि इन्वेंट्रीज या E20 यानी कि संडी डेटर्स एंड E22 कैश इन हैंड, ये एंट्रीज देनी यहाँ पे मैंडेटरी हैं। इसके अलावा जो दूसरी एंट्रीज हैं वो तभी देनी है यदि आपके पास वो उपलब्ध है। फ्रेंड्स, उसके बाद जाना है आपको इनकम डिटेल की टैब में। जैसे आप इनकम डिटेल की टैब में जाएंगे यहाँ पे देखिए जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से हमने यहाँ पे एंट्री की है BP में वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। इसके अलावा यदि आपकी सैलरी से रिलेटेड एंट्रीज हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं या फिर यदि एम्प्लॉयर ने TDS रिटर्न में एंट्रीज फाइल कर दी हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी। तो आप ये चेक कर लीजिए, यदि कोई अलाउंस आपका एग्जम्प्ट है तो आप यहाँ पे उसे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 16 के अंतर्गत जो कि 50,000 रुपीज़ हर व्यक्ति को मिलती है। मान लीजिए हम यहाँ पे सैलरी एंट्री करते हैं 5 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली 50,000 रुपीज़ उपलब्ध हो गई है। यहाँ पे प्रेफरेंस एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आपके यहाँ पे आएगी। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपने हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई की है, लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट है। फ्रेंड्स, मान लीजिए हम यहाँ पे 1,20,000 का रेंटल इनकम एंटर करते हैं तो आपने जो म्यूनसिपल टैक्स पे किए है उन्होंने वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यदि होम लोन लिया गया है हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो उस पर जो इंटरेस्ट पेबल है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। इसके लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है जिसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं तो आप ITR 4 यूज़ नहीं कर सकते। आपका तो ITR 3 भरना है या ITR 5। फ्रेंड्स, उसके बाद आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिटेल भरेंगे, जैसे कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है या फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम है, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या इनकम टैक्स का रिफंड से इंटरेस्ट इनकम है, या फैमिली पेंशन एनी अदर। यहाँ पे फ्रेंड्स आप प्रोज को ऐड कर सकते हैं। और फैमिली पेंशन के केस में 15,000 रुपीज़ और 1/3 विच भी लेस डिडक्शन मिलती है, इसलिए वो डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन तो 80C के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है, या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो 80D के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल 1920 के लिए इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट करने के लिए लिमिट को एक्सटेंड किया था, यानी कि यदि व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में इन्वेस्टमेंट की है फाइनेंशियल 1920 के लिए तो उस केस में से शेड्यूल DI फिल करना है। यहाँ पे उसे सिलेक्ट करना है कि क्या उसने इन्वेस्टमेंट की है, यदि हाँ तो ये यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट हो जाएगा और शेड्यूल DI में इन्वेस्टमेंट की डिटेल भरनी है। यहाँ पे आप पूरी इन्वेस्टमेंट की डिटेल भरेंगे 80C में, तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल DI दिया गया है यहाँ पे। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी या डिडक्शंस 80C
और दूसरे सेक्शन के अंतर्गत उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 किया है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही शेड्यूल डी दिया गया है, यानी कि यदि फैमिली मेंबर में से कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है एक्सक्लूडिंग पेरेंट, तो उस केस में आपको बताना है कि आपने कितना हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया है। और यदि पेरेंट सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 ईयर्स एंड अबव है तो उस केस में उनके लिए ये इस एक्सपेंडिचर की डिटेल अलग से बतानी है। फ्रेंड्स, इसकी आपको डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स रिटर्न में और इसके बाद टैब 80G की दी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति ने डोनेशन दिया है तो नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पैन ऑफ डोनी, कितना अमाउंट कैश में डोनेट किया गया है, कितना दूसरे मोड से, ये डिटेल बतानी है। फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप इनकम डिटेल में नीचे जाएंगे तो आपकी जो टैक्स की कंप्यूटेशन है वो हो जाएगी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड टोटल इनकम 5 लाख रुपया से कम है, इसलिए टैक्स रिबेट मिलती है 12,500 तक की, या फिर जो एक्चुअल टैक्स आया है विचेवर लेस, तो यहाँ पे रिबेट मिल गई है। लेकिन यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा है टोटल इनकम, तो उस केस में रिबेट नहीं मिलती। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप टैक्स डिटेल को चेक कर लीजिए कि आपका TDS किस व्यक्ति ने काटा है और कितना काटा है और ये क्या इन्फॉर्मेशन सही आ रही है। नीचे फ्रेंड्स, यदि कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया है उसकी डिटेल भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच कर ली जाती है। इस रिटर्न में यदि फेच नहीं हुई है तो यहाँ पे रिफ्रेश बटन दिया गया है, आप इसे क्लिक कर लीजिए जिससे कि TDS CPC की वेबसाइट से डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो टैक्स है बना है और जो आपने पे किया है वो आ जाएगा, जैसे कि अमाउंट पेबल इस केस में 0 आ रहा है। यदि आपका कोई रिफ़ंड होगा तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यदि आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जम्प्टेड डिविडेंड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम लेस देन इक्वल टू 5,000 एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, ये बैंक की डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच कर ली गई है। यदि कोई आपका अकाउंट यहाँ पे डोरमेंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर दीजिए। यदि ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई नया बैंक अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए और किस बैंक अकाउंट में आप रिफ़ंड चाहते हैं वो यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। यदि मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट किए जाते हैं रिफ़ंड के लिए तो किसी एक अकाउंट में CPC बेंगलोर के द्वारा रिटर्न को प्रोसेस करने के बाद रिफ़ंड क्रेडिट कर दिया जाता है। फ्रेंड, जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस कैपेसिटी में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सेल्फ, रिप्रेजेंटेटिव, कर्ता के तौर पे या पार्टनर के तौर पे। यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए और प्लेस एंटर करने के बाद आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि क्या आप इमीडिएटली E-वेरीफाई करना चाहते हैं अपने रिटर्न को आधार नंबर से, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से, डिजिटल सिग्नेचर से, या फिर आप 120 डेज़ के अंदर वेरीफाई करेंगे, या फिर आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करके CPC बेंगलोर को भेजेंगे 120 डेज़ के अंदर। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और प्रीव्यू एंड सबमिट कर दीजिए। फ्रेंड्स, जब आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको माई अकाउंट में जाना है, यहाँ पे व्यू E-फाइल रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करना है। आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं, या फिर यदि आप E-वेरीफाई करना चाहते हैं तो E-वेरीफाई रिटर्न का बटन दिया गया है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करना चाहते हैं E-वेरीफाई करने के लिए तो यहाँ पे बटन दिया गया है। फ्रेंड, जब आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी तो आप एक्नॉलेजमेंट चेक कर सकते हैं माई अकाउंट में जाके व्यू E-फाइल रिटर्न में, या फिर डैशबोर्ड पे जाके व्यू रिटर्न फॉर्म में। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।